हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम 2 अक्टूबर 2025 की हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती हैं उनको हम कवर करते हैं। डेली बेसिस पर ये हमारे करंट अफेयर्स रहते हैं। लेकिन आज क्या है ना, आज जैसे सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 2025 एक दिन तो सभी को याद होगा कि आज गांधी जयंती है, यानी कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। तो उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही आज हमारा जो भारत है उसका एक कल्चरल फेस्टिवल भी है जिसे दशहरा कहते हैं। तो आज दशहरे की वजह से द हिंदू न्यूज़पेपर तो पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना आए इसी वजह से हमने जो पीआईबी की साइट है, एक ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि जिससे जो हमारा एग्ज़ाम रहता है, यूपीएससी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम या फिर किसी भी आप एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें से करंट अफेयर ज़रूर आते हैं। और ये जो टॉपिक है, यानी कि ये इतने अच्छे टॉपिक हैं, आज का जो हमारा करंट है बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि ये आने वाले समय पर भी काम आएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आपने इसको आज पढ़ा है तो ये सिर्फ 2026-27 के लिए होगा। अगर आप 2030, 35, 40 में भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो भी ये जो हमारे टॉपिक है ये फिर भी आपको काम जरूर आएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर द हिंदू की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम ये यूपीएससी के और भी जो हमारे एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें जो मेजर सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें पॉलिटी, आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, उसके साथ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये हमारे मेजर सब्जेक्ट रहते हैं हर एग्जाम में। तो इनसे रिलेटेड जो भी करंट के टॉपिक रहते हैं, यानी कि जो भी न्यूज़ आती है उसको हम डिटेल में अच्छे से कवर करते हैं। और लास्ट तक आप इस वीडियो को, यानी कि इस पूरे सेशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप सभी के लिए हमने एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज मीन्स ऐसे कि आपको एक नई चीज़ आज से मिलनी शुरू होगी, और ये जो नई चीज़ हम आपको देंगे ये आपको हमेशा हर दिन मिलेगी, हर एक नई मतलब उम्मीद के साथ कि आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है आज गांधी जयंती, तो आप सभी को हैप्पी गांधी जयंती, गांधी जी के जन्मदिन की बहुत सारी आपको बधाई हो। तो हमारी जो पहली ये जो हमने साइट से पहली जो हमारा टॉपिक, पहली न्यूज़ ली है, तो ये है रामसर साइट्स को लेकर। अब देखिए, अभी रामसर साइट्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, किसी को ये भी पता नहीं होगा कि आखिर ये क्या चीज़ होती है। हम साइट्स तो बहुत सारी सुनते हैं, लेकिन ये रामसर साइट्स आखिर क्या है, तो इसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारी ये न्यूज़ क्या है कि जो बिहार की अभी 2 जगह है, यानी कि 2 साइट्स हैं, उनको रामसर साइट्स में ऐड कर लिया गया है। तो उसको लेकर ये हमारा टॉपिक है। 2 बिहार वेटलैंड्स, जो वेटलैंड है उनको ज्वाइन किया गया है ग्लोबल लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स में, वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो बिहार के कौन कौन से 2 स्थल हैं जिनको रामसर साइट्स में ऐड किया गया? सबसे पहला गोकुल जलाशय, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है बक्सर बिहार में है, और दूसरी है उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण जिले में है। बिहार का जो एक डिस्ट्रिक्ट चंपारण है, वहाँ के जो वेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये आती है उदयपुर झील। इसको अभी हाल ही में रामसर संधि के तहत पूरे विश्व में जो रामसर साइट्स हैं उसकी लिस्ट में इनको शामिल कर लिया गया। तो इससे भारत में जो रामसर स्थल है उनकी जो कुल संख्या वो बढ़ चुकी है, यानी कि पहले जो इनकी संख्या थी 91, अब इन 2 को ऐड करने के बाद 93 टोटल हमारी जो भारत की रामसर साइट्स हो चुकी हैं। अब देखिए, रामसर साइट्स आखिर क्या होता है, इनको हम रामसर आर्द्र भूमि भी कहते हैं। अब देखिए, साइट्स तो इनको इंग्लिश कहते हैं, लेकिन अगर हम इनका हिंदी में अनुवाद करें तो इनको आर्द्र भूमि कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की साइट्स के रूप में इनको मान्यता मिल जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये एक तरह से डिक्लेयर हो चुके हैं ये साइट्स। और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी पॉलिसीज रहती है, जो भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं इन साइट्स को संरक्षित करने के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए, तो वो सभी हमारे जितने भी भारत की साइट्स हैं उन सभी पर भी वो नियम कानून सब कुछ लागू होता है। ये संधि जो होती है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है जो कि आर्द्र भूमि और जो संसाधन होते हैं
संसाधनों के संरक्षण, टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देता है। यानी कि ये संधि एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी जो भी हमारे जो संसाधन होते हैं किसी भी साइट के, या फिर जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल होते हैं, तो उनको संरक्षित रखने के लिए और उनका जो उपयोग है उसको टिकाऊ बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये साइट हो जाती है। अब देखिए रामसर संधि आखिर है क्या, शुरू कब हुई थी? सबसे पहले जो 1971 का जो ईयर था, तो ईरान में वहाँ का एक शहर है रामसर शहर, रामसर सिटी है, तो उसमें इसको सबसे पहले साइन किया गया था, इसीलिए फिर इसको इस नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई ऐसा एक कमीशन बनाया, कोई एक ऐसी मीटिंग की गई जिसमें ये बात कही गई कि अब जितनी भी हमारी जो साइट्स होंगी, यानी कि जो आर्द्र भूमि रहेंगी, उसको हमने संरक्षित रखना है, उनके जो संसाधन है उनकी देखभाल करनी है, उनका जो भी यूज़ है उनको अच्छे तरीके से यूज़ को हमने मतलब कि यूज़ को सुनिश्चित करना है। तो इसी वजह से सबसे पहले वहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार करके या फिर एक जो भी समझौता था उसको तैयार किया गया, फिर वहाँ पर पहली बार साइन हुए। तो इस समझौते को अब रामसर साइट्स के नाम से ही जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी आर्द्र भूमियाँ रहती उनका संरक्षण, उनके जो पारिस्थितिकी महत्व, यानी कि उनका जो इकोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट को लेकर क्या उनका महत्व है, उसको वैसे के वैसे बरकरार रखना। इसके साथ ही जो जैव विविधता रहती है उसको भी बढ़ावा देना। ये जो संधि होती है खास तौर पर उन साइट्स के लिए होती है जो कि पक्षियों, जलीय जीव यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु या फिर और प्रजातियों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि आज के समय पर हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ड्रास्टिक चेंजेस देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी पक्षी होते हैं उनकी कमी होती जा रही है, या फिर वो मतलब डेंजर्ड कई ऐसी प्रजातियां, स्पीशीज़ हैं जो मतलब कि डेंजर के अंडर में आती है, यानी कि जिनको काफ़ी ज़्यादा खतरा भी है, आप कह सकते हैं हमारे मनुष्यों से खतरा है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी जो गतिविधि होती है उनसे खतरा है। तो उन सभी को संरक्षित रखने के लिए ये जो संधि है वो की जाती है। अब देखिए इस संधि में अगर कोई भी जगह को यानी कि रामसर साइट में डिक्लेयर करना है तो उसके लिए पैरामीटर्स कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन से जो एक तरह से नियम बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहला होता है कि दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्र भूमि हो और वहां का पारिस्थितिकी तंत्र जो है वैसा होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट साइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज को अगर यहाँ एक पार्क है तो कल को वैसा सेम पार्क कहीं और जगह पर भी हो, ऐसा ना हो, वो बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा अद्वितीय का अर्थ होता है कि उसके जैसा दूसरा नहीं हो, यानी कि उसके जैसी दूसरी साइट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रवासी पक्षी होते हैं या फिर संकटग्रस्त प्रजातियां, यानी कि जो इंडेंजर्ड जो स्पीशीज होती हैं उनके लिए वो जगह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, वहाँ पर प्रवासी पक्षी होने चाहिए। मछलियाँ या फिर और जलीय जीवों का जो प्रजनन है या फिर संरक्षण के लिए इसको महत्व रहता है। इसके अलावा जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनके लिए सांस्कृतिक, आर्थिक और उस जगह का वैज्ञानिक महत्व भी जरूर होना चाहिए। अब ये 4 जो है पैरामीटर्स रखे जाते हैं किसी भी साइट को रामसर साइट में डिक्लेयर करने के लिए। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नीचे 4 ऑप्शंस दिए और उन्होंने ये पूछा हो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है रामसर साइट्स के लिए एक मानदंड के रूप में कार्य करता है या फिर कार्य नहीं करता है। तो आप में उनमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा आप उन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के, अच्छे से रीड करके आपने करेक्ट आंसर पे टिक लगा देना है, ठीक है। अब देखिए भारत की हम रामसर साइट्स की बात करते कितनी भारत में, तो अक्टूबर 2025 यानी कि आज तक का जो डेटा है उसमें 93 साइट्स भारत के पास है। भारत की जो साइट हैं वो इस रामसर यानी समझौते के तहत डिक्लेयर की गई हैं। अब बिहार में 5 रामसर साइट्स हैं, यहाँ पर बिहार की बात हो रही है, जिसमें अभी गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को शामिल किया गया है। बाकी प्रमुख भारतीय रामसर साइट्स में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल और चिल्का झील जो है ओडिशा में शामिल है। यानी कि ये जो साइट्स हैं यानी कि बहुत सारी साइट्स भी इसमें शामिल होती है। इसकी आप लिस्ट एक हम यहाँ पर लाना भूल गए लिस्ट, तो आप अगर पूरी लिस्ट देखना चाहें, अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप उस पूरी लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि आपकी जगह यानी कि आपके आसपास का कौन सा एरिया ऐसा है जो कि रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया है। इससे क्या होता है कि एक तो आपको याद रह जाता है, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है कि हमारे जो साथ वाली जगह जहाँ पर या फिर जहाँ पर हम रहते हैं वहां की जो साइट है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही नहीं था। तो इसी तरह आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनको बिहार की ये साइट्स के बारे में भी पता नहीं होगा कि इनको अब रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि आप करंट के साथ जरूर जुड़े रहिएगा।
अब देखिए इसका महत्व क्या है इस रामसर साइट्स को डिक्लेयर करने का। सबसे पहले हमने बात की जैव विविधता का संरक्षण होता है, आर्थिक लाभ भी मिलता है, जैसे कि मछली पालन कुछ लोग करते हैं, पर्यटन यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय समुदायों की जो आजीविका होती है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी आप एरिया में गए, अभी मान लीजिए कि आप बिहार में ही गए, वहां पर आप ये जो हमने देखा है जो उदयपुर झील है, आप वहां घूमने गए, वहां के जो स्थानीय समुदाय हैं उन्होंने कोई ऐसी 5-10 रुपए की कोई टिकट रख दी या फिर कुछ ऐसा, तो इससे क्या होता है कि उनकी जो आजीविका है यानी कि उनका जो एक तरह से उनकी जो आय होती है उनमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है। तो उससे क्या होता है कि पूरे भारत की या फिर पूरे क्षेत्र की जो जीडीपी होती है उसमें भी वृद्धि होती है। इसके अलावा पर्यावरणीय संतुलन भी बनकर रखा जाता है। इसकी वजह से पर्यावरणीय जो संतुलन रहता है वो भी बरकरार रहता है। बाढ़ नियंत्रण, जलवायु का विनियमन और जो जल शुद्धिकरण उसमें भी इसका योगदान रहता है। इसके साथ ही पूरे विश्व में सहयोग रहता है, पूरे विश्व का। ये जो देश है सभी देशों के साथ मिलकर एक पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने का एक बहुत अच्छा एक तरह से ये मंच है कि इस मंच के जरिए पूरे विश्व में जितनी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी साइट्स आती हैं उन सभी को अच्छे से संरक्षित रखा जा सकता है। अब देखिए जो अभी साइट्स जिनको डिक्लेयर किया गया, अब उनमें क्या खास बात थी, उनके प्रमुख पहलू क्या है, कौन कौन से प्रमुख पॉइंट्स हैं उन जगह के। जैव विविधता वहां पर पाई जाती है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रवासी स्थानीय पक्षियों के लिए काफी एक महत्वपूर्ण आवास है। सर्दियों में वहां पर साइबेरियन क्रेन ये एक प्रवासी पक्षी है, बार हेडेड और जो बाकी प्रवासी पक्षी वो आते रहते हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रजाति में वहां पर जलमुर्गी, बगुला और जो किंग फिशर है ऐसी प्रजातियां वहां पर देखी गई हैं। इसके अलावा मछलियों में कई प्रकार की जो कि स्थानीय मछुआरों के लिए एक तरह से आजीविका का स्रोत है। वहाँ पर जो मछलियाँ वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मछली पालन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी आजीविका का एक स्रोत बनता है। इसके अलावा कछुए और जो जलीय जीव जिसमें मेंढक या फिर क्रस्टेशियन जिसको झींगा कहा जाता है वो भी वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो आसपास की जो साइट्स हैं उनके पास विशेष प्रकार की वनस्पति है जिसमें कमल, जलकुंभी, विभिन्न प्रकार की घास भी पाई जाती है। यानी कि ये साइट कोई ऐसे डिक्लेयर नहीं कर दी गई, वहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता देखी गई है। इसके साथ पौधे जल की गुणवत्ता बनाए रखने और कटाव को रोकने में भी मदद करते हैं। जो यहाँ पर हम वनस्पति की बात की है तो इससे पानी की गुणवत्ता अच्छी बनती है और उसके साथ ही जो कटाव है उसको रोकने में भी हेल्प मिलती है। इसके साथ गोकुल जलाशय जो है वो बाढ़ नियंत्रण के लिए, जल का शुद्धिकरण, भूजल पुनर्भरण यानी कि जो भूमि में जो जल खत्म होता जा रहा है उसको फिर से उसको भरने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो स्थान है ये वहाँ के जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको नियंत्रित करने में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये इसी वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है साइट। इसके बाद जो उदयपुर झील है उसमें क्या खास है, वहाँ जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके लिए एक प्रमुख ठिकाना है उस झील में। जो साइबेरियन क्रेन यहाँ भी आती है, हेडेड गीज, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड एंड नॉर्दर्न पिनटेल जैसे पक्षी जो हैं यहाँ पर देखे जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर स्थानीय बगुला, जलमुर्गी और जो विभिन्न प्रकार की प्रजाति जिसमें किंग फिशर ये सब वहाँ पर रहते हैं। झील में मछलियों के भी कई प्रजातियां हैं। सामान्य मछलियों में मछली की प्रजाति में रोहू, कतला और जो ताजे पानी की मछलियां वो सभी वहां पर होती हैं। इसके साथ ही कछुए, मेंढक, झींगा यानी कि ये भी उन सभी मतलब जो हमने पहले जो देखा था उसमें यहाँ पर हमने देखा था गोकुल जलाशय तो उसमें और इसमें ये सेम प्रकार की कुछ इसमें विशेषताएं पाई गई हैं। अब देखिए इसके बाद अब हमारे पास यहाँ हमने जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो भी स्टैटिस्टिक था यानी कि जो ऐसी जानकारी होती है स्टैट जो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहती है, लेकिन यहाँ पर जो रामसर साइट की हमने डेफिनेशन पढ़ी, रामसर संधि क्या वो बिल्कुल वैसे रहेगी, लेकिन यहाँ पर साइट्स जो है उनकी गिनती में वृद्धि या कमी होती रहती है। अब देखिए इसमें हमारे पास MCQ है यानी कि प्री में क्वेश्चन कुछ पूछे गए रामसर साइट को लेकर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है साइट्स यानी कि आर्द्र भूमियां ये हैं उनके बारे में सही है, सही बताना है कौन सा है। आर्द्र भूमियां केवल जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करती है। आर्द्र भूमियां जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण में योगदान देती हैं। आर्द्र भूमियां केवल
मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सोचिए, हमने इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा था रामसर साइट्स की, इसमें यहाँ पर केवल आ गया सिर्फ ये जलवायु परिवर्तन का कम नहीं करती हैं, ये गलत है। दूसरा, केवल मछली पालन के लिए नहीं है, ये भी गलत है। तो इसमें हमारा जो आंसर आता है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विविधता संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षित या फिर बाढ़ नियंत्रण में ये काफी ज्यादा योगदान देती हैं। अब इसके साथ ही 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी आर्द्र भूमि भारत में रामसर साइट के रूप में नामित है। इन सभी में, मतलब ये ऑप्शन दिए, इनमें कौन कौन सी हमारे भारत में रामसर साइट्स हैं। सबसे पहले चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन या फिर ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो आप सभी को पता ही होगा, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामसर संधि के बारे में सही है। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण, उनके टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ये केवल तटीय आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ये केवल उन आर्द्र भूमियों पर लागू होती है जो समुद्र तट के पास हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर भी केवल आ चुका है ओनली, और यहाँ पर भी ओनली, तो इसकी वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो आर्द्र भूमि का संरक्षण, उनके जो टिकाऊ उपयोग है, उसके लिए एक इंटरनेशनल ये संधि की गई है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अब देखिए, इसमें मेंस के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण की चुनौतियों पर चर्चा करें, इनके संरक्षण के लिए रामसर संधि की भूमिका का मूल्यांकन करें। अब देखिए, हमने आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता दी। अब आपने क्या करना है कि इस पूरे टॉपिक को एक बार फिर से रीड करके अच्छे से, फिर उसमें से आपने देखना है कि इसकी चुनौतियाँ, इसमें चुनौतियाँ कौन कौन सी आती हैं। तो ये जीएस पेपर 3 में पूछा गया था। इसके बाद 2022 में भी एक प्रश्न आया था, जैव विविधता संरक्षण में आर्द्र भूमियों की भूमिका, ये हमने अभी डिस्कस किया है, तो आप इसका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। भारत में आर्द्र भूमियों संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, भारत में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो ये भी जीएस पेपर 3 से, यानी कि ये जो टॉपिक है मेनली हमारा जीएस पेपर 3 से है। तो आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जो टॉपिक आता है, क्योंकि ये एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन मेंस के जो क्वेश्चन है इनके आंसर लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा हेडिंग लिखकर, यानी कि कहीं कुछ सोचने की कोशिश करिएगा कि हमने जो अभी करंट का टॉपिक पढ़ा उसमें से क्वेश्चन कैसे बना, उसमें से उन्होंने क्या चीज़ें पूछी, क्या और एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एग्जाम प्रेपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है कि रेपो रेट जो है वो उसको अनचेंज रखा गया, यानी कि उसको चेंज नहीं किया गया, सेम रेपो रेट है, जो पिछला था वही है। जीडीपी आउटलुक ब्राइटन्स, यानी कि जीडीपी में ये देखा गया कि जीडीपी में वृद्धि नजर आई है। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की फुल फॉर्म, इसकी जो मौद्रिक नीति समिति है, ये एक प्रकार की काउंसिल होती है। उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को अपनी द्विमासिक समीक्षा, यानी कि 2 महीनों में उन्होंने जो अपनी समीक्षा जांच की, उसमें रेपो रेट जो है उसको बिल्कुल अपरिवर्तित रखा है, यानी कि वर्तमान में 5.5% पर ही बरकरार है। पहले भी ये 5.5% तक थी रेपो रेट, आज भी उतनी है। समिति ने नीति रुख को तटस्थ बनाए रखा है, यानी कि न्यूट्रल बनाकर रखा है, जो कि बाजार की अपेक्षा के अनुरूप है। इसके साथ ही ये दूसरा लगातार पॉज इसको मान सकते हैं। फरवरी से जून 2025 तक कुल 100 आधार अंकों की कटौती के बाद फिर दर को स्थिर किया गया, यानी कि कुछ अंकों की कटौती रही है और फिर उसके बाद इस दर को स्टेबल कर दिया गया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अब रेपो रेट क्या, ये तो पता नहीं कौन सी न्यूज़ आ गई, हमें अब समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। लेकिन आप घबराइए मत, हम हर कीवर्ड का यहाँ पर आपको मीनिंग समझाएंगे। अब देखिए, रेपो रेट क्या होती है, एक प्रकार की जो ब्याज होती है, जैसे हम इंटरेस्ट पे किसी से को पैसे देते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, या फिर हम लोन लेते हैं जब, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है, तो ये उसी प्रकार की एक रेट होती है। लेकिन ये सिर्फ रिजर्व बैंक के द्वारा ही की जाती है, यूज की जाती है, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको
थोड़े समय के लिए कर्ज देता है। यानी कि ऐसी रेट, मान लीजिए जैसे हमने किसी आड़त से कोई हमने पैसे लिए तो उन्होंने हमें 2% ब्याज लगाई, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देने वाला है, ठीक है। तो अब वो कितना, मान लीजिए वो 5.5% जो है वो दर लेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये रेपो रेट आखिर क्या है। तो ये थोड़े समय के लिए कर्ज दिया जाता है जब सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल होते हैं तो ये कमर्शियल बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक को गिरवी रख दिए जाते हैं। उसके बाद फिर उन्हें लोन मिलता है और जो लोन मिलने पर रेट लगता है उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। ये जो कर्ज होता है आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर बाद में कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, वापस फिर से अपने बॉन्ड जो है आरबीआई से खरीद लेते हैं। तो इसी प्रकार का एक ये इकोनॉमी में पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब देखिए इसमें और रेपो रेट का आखिर मतलब रेपो रेट क्यों महत्व है, तो इसका जो मौद्रिक नीति का ये एक प्रकार से उपकरण होता है। रेपो रेट जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक प्रमुख घटक हम मान सकते हैं, प्रमुख उपकरण है। इससे क्या होता है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए या फिर आर्थिक वृद्धि जो हो रही है उसको संतुलित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति क्या है, रेपो रेट पर 5.5% इसको रखा गया, जैसा कि अभी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी घोषित किया गया था। यानी कि मौद्रिक नीति समिति जो है उसकी बैठक हुई, उसके बाद इनको घोषित किया गया था। अब देखिए इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति समिति आखिर क्या होती है। तो ये 6 सदस्यों की एक तरह से कमेटी बनाई जाती है। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 जो बाहरी विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसको हम अर्थशास्त्री भी मान सकते हैं, वैसे भी होते हैं। इसके अलावा 2016 में जो मौद्रिक नीति ढांचा था उसको समझौता करने के तहत इस कमेटी को बनाया गया और इस कमेटी का लक्ष्य क्या रहता है कि मुद्रास्फीति को 4% के दायरे में रखना। अब देखिए, अब समझिए मुद्रास्फीति क्या होती है। अब किसी को ये भी नहीं पता होगा मुद्रास्फीति क्या है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे। तो मुद्रास्फीति एक प्रकार की हम कह सकते हैं महंगाई को कह सकते हैं कि अगर बाजार में पैसा एकदम से बहुत ज्यादा आ गया तो मंदी जैसी सिचुएशन आ जाती है। अगर पैसा कम हो जाए तो फिर बाजार में क्या होता है कि महंगाई आ जाती है। तो इसी तरह उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। और अगर इसका हम एक आइडियल रेट माने कि मुद्रास्फीति कितनी होनी चाहिए तो 4% तक रहती है, यानी कि इसमें ±2% देखा जाता है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि या तो 2% इसमें क्या है कि पैसा ज्यादा आ जाए, ठीक है, या फिर 2% जो पैसा है वो बाजार में कम हो जाए। तो इस प्रकार से ये मुद्रास्फीति की सिचुएशन बन जाती है। अब देखिए इस रेपो रेट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। रेपो रेट अगर बढ़ती है तो बैंकों के लिए फिर उधार लेना काफी महंगा हो जाता है। अब देखिए इतनी ज्यादा रेट पर कौन लोन लेगा, हम तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे 5% पर, है ना, लेकिन फिर भी बैंक लोन लेते हैं, जिससे वे ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरें भी बढ़ा देते हैं। अब देखिए मान लीजिए बैंक के पास पैसा मान लीजिए कम हो गया। अब आप कुछ ये मत कह देना, ये मत सोचना कि अब सरकार के पास तो मशीन है, वो पैसे प्रिंट कर सकती है, रुपए प्रिंट कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो बाजार में मंदी जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो इसी तरह पूरे इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोन भी लेना जरूरी होता है। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं, मान लीजिए उन्होंने लोन लिया आरबीआई से, मान लीजिए अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो अब 6% रेपो रेट है। अब कोई बैंक है 6% पर ब्याज पर लेगा, मतलब कि लोन लेगा, ठीक है, आरबीआई से। अब उसने ग्राहक को लोन देना है, अब 6% पर लेगा तो वो पूरा अब वो क्या करेगा 10 से 12% ब्याज लगा देगा ग्राहक को। तो क्या होगा, फिर ग्राहक इतना महंगा लोन नहीं लेगा, इतनी मांग कम हो सकती है। इससे फिर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। तो इससे क्या होता है कि मुद्रास्फीति जो होती है उसको नियंत्रित किया जाता है, यानी कि ना तो ज्यादा महंगाई हो ना ही ज्यादा मंदी हो बाजार में, ऐसी सिचुएशन हो कि बैलेंस रहे काम। इसके अलावा रेपो दर अगर कम होती है तो उधार लेना क्या सस्ता हो जाता है, जिससे निवेश खपत बढ़ती है और आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा देता है। अब देखिए अगर मान लीजिए उधार सस्ता हो जाए 5.5% से अगर मान लीजिए 3% रेपो रेट हो गई तो फिर लोन सस्ता होगा, फिर बैंक बहुत ज्यादा लोन आरबीआई से लेकर फिर बहुत सारे ग्राहकों को देना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोन लेकर। उसके बाद क्या होता है फिर जो हमारी कंजप्शन होती है वो भी बढ़ती है। इसके साथ ही जो हमारी आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमी हमारी
हमारी जो आय होती है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर रेपो दर जो एक तरह से स्टेबल रहती है, स्थिर रहती है, जैसे अभी किया गया कि अपरिवर्तित किया गया इसको, तो इसमें स्थिरता और संतुलन बनाए रखने का संकेत रहता है कि ना तो इसमें महंगाई हो इसके बाद और ना ही बाजार में मंदी हो। अब इसमें जो रिवीजन पॉइंटर्स है, आपको मेन ये पॉइंट्स थोड़े याद रखने। मौद्रिक जो समिति थी हमने उसको कर लिया एक बार, आप इसको फिर से एक बार पढ़ लेना। अब देखिए, रेपो दर का सीधा संबंध जो होता है बैंकों की उधार लागत से, ऋण दरों से और उपभोक्ता की जो खर्च होती है उस खर्च की क्षमता से होता है। यानी कि डायरेक्टली ये बैंकों से मतलब बैंकों से कनेक्टेड है और बैंक जो है वो ग्राहकों से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये आम नागरिक पर भी उससे भी डायरेक्टली ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये आम नागरिक से भी कनेक्टेड है रेपो रेट। इसके साथ मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धि के बीच जो संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण संकेतक के तौर पर इसको देखा जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये PYQ नहीं है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये वनडे एग्जाम का एक क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से उसमें यानी कि रिलेट करते हैं? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। तो इसमें ऑप्शन क्या है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो इसमें ऑप्शन क्या सभी करेक्ट है। रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड जो क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं ये सभी RBI की मॉनेटरी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। तो मौद्रिक पॉलिसी, मुद्रास्फीति नहीं है, मौद्रिक पॉलिसी है, तो उससे ये सभी रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI की जो मौद्रिक नीति है उसका एक प्रकार से मेन ऑब्जेक्टिव या मोटिव, उसका मेन उद्देश्य क्या है? टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट, टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, टू मैनेज फिजिकल डेफिसिट, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। तो अब देखिए, इसमें हम थोड़ा भी अगर किसी ने ये न्यूज़ पढ़ा होगा तो उसको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कंट्रोल करना है किसको? कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, यानी कि मनी की लागत को और जो उसकी उपलब्धता है उसको कंट्रोल करना। ये एक RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है यानी कि मौद्रिक नीति है उसका ये एक विशेष प्रकार का कार्य है। इसमें एक्सप्लेनेशन आप खुद से रीड कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, यानी कि SLR एक प्रकार का रेशो है। तो इसका पर्पस क्या रहता है? टू एंश्योर दैट बैंक्स लेंड टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, टू इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब देखिए, इसमें आप सोच रहे होंगे SLR आखिर क्या है। हालांकि ये हमने अभी टॉपिक आपको नहीं समझाया, यानी कि हम टॉपिक इसको हम फिर जब न्यूज़ में इकॉनमी आएगी तो उसको हम कवर कर लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको आइडिया के लिए हिंट दे देते हैं कि जो ये लिक्विडिटी क्या रहती है कि जब बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा प्रिंट कर लिया जाता है सरकार के द्वारा, तो बाजार में क्या होता है कि पैसे की उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस लिक्विडिटी को मेंटेन करना, ये बैंकिंग सिस्टम में उस लिक्विडिटी को, यानी कि बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी ना आए कि वो ग्राहकों को ऐसे ही सस्ते लोन दिए जाए या फिर ऐसा हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा पैसा ही पैसा हो जाए, तो क्या होगा फिर आप खुद सोच सकते हैं। फिर इससे पूरा जो हमारी इकोनॉमी उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये SLR का ये पर्पस रहता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें ये जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन करके रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पॉलिसी से ये रिलेटेड है? फिजिकल, मॉनेटरी, ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए, ट्रेड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं, फिजिकल अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसका मीन्स ये आंसर क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो हमारा टॉपिक है वो भी मौद्रिक नीति से रिलेटेड है, तो उसी रिलेटेड से क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, इसमें ये एक एक्ट की बात हो रही है, आप देख रहे होंगे ये सामने दिया, ये PIB की साइट से लिया हमने पोस्टर, आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी क्रॉस चेक करना तो आप PIB की साइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं उसको। द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025। तो अब देखिए, इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो है 2025 लागू किया गया, यानी कि ये नया नहीं बनाया गया, ये पहले एक एक्ट था, अब उसको रिप्लेस किया गया 2025 के साथ, ठीक है। तो इंडियाज बोल्ड मैरीटाइम लेजिस्लेशन, यानी कि इंडिया भारत का एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है मैरीटाइम को लेकर। तो ये जो है
रिप्लेस किया गया आउटडेटेड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। सबसे पहले जो ये बंदरगाह एक्ट, बंदरगाह अधिनियम था 1908 में, एक भारत का एक अधिनियम था, तब बनाया गया था। अब इसको पूरी तरह से इसको रिप्लेस कर देता है, क्योंकि अब इसकी एक प्रकार से जो एक्सपायरी डेट होती है ना, बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो अधिनियम था ये पहले एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है नया लाया गया अधिनियम उसकी जगह पर। तो ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया है, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया? मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल MSDC एज अ स्टैट्यूटरी कंसल्टेटिव बॉडी टू कोऑर्डिनेट बिटवीन सेंटर एंड कोस्टल स्टेट्स। अब देखिए, आप सभी को पता ही होगा भारत की जो कोस्टल स्टेट्स कौन कौन सी है, यानी कि जो बंदरगाह जिन स्टेट्स में आते हैं, या फिर जिन स्टेट्स जो है जो तट के साथ लगती हैं, तो उनके बीच और केंद्र के बीच एक तरह से समन्वय, कोऑर्डिनेट को बनाकर रखना, यानी कि उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसके लिए ये एक्ट बनाया गया। द लेजिस्लेशन मैंडेट्स ग्लोबल ग्रीन नॉर्म्स डिजास्टर रेडीनेस फॉर इंडियन पोर्ट्स, यानी कि जब डिजास्टर आते हैं इंडियन पोर्ट्स, आपको जैसे पता है यहाँ पर पानी में, यहाँ पर समुद्र के साथ आपको पता है जैसे सुनामी आई रहती है, चक्रवात या फिर बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे जो डिजास्टर आते हैं उनको यानी कि उनको आप प्रबंधन करना, यानी कि उसका एक तरह से प्रबंधन करना, ठीक है। उसके लिए जो एक तरह से नीतियां बनाना, लेकिन नीतियां केंद्र सरकार अकेले नहीं बना सकती जब तक उसको कोस्टल स्टेट्स नहीं एक्सेप्ट करती। तो अब कोस्टल स्टेट्स और जो हमारा ये जो केंद्र सरकार है उनके बीच आपसी समन्वय, आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर इन नीतियों को बनाना, फिर इनको अच्छे से लागू करना, ताकि जो भारत है, भारत में जो है कहीं ना कहीं भारत किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर पाए। अब देखिए, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, इसको हम डिटेल में करते 2025 के। ये जो बंदरगाह अधिनियम है ये भारत के समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विधायी सुधार है। अब देखिए, विधायी सुधार क्या होता है? एक होता है संवैधानिक सुधार, यानी कि जो जिसको पहले से ही संविधान में लिखा गया है कि इसका सुधार किया जाना है। जैसे हम ऐसा मान सकते हैं, संवैधानिक सुधार क्या, जैसे कि हमारे जो राइट्स मिले हुए हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो एक तरह से संवैधानिक है, यानी कि मूल संविधान में उनका उल्लेख किया गया। लेकिन ये जो अधिनियम, ये जो एक्ट बनाया गया, अब इसको विधायी सुधार कहेंगे, क्योंकि ये एक पूरी तरह से संसद के द्वारा या एक बॉडी के द्वारा इसको बनाया गया, यानी कि एक निकाय के द्वारा इसको बनाया गया, स्थापित किया गया। इसी तरह ये एक तरह से विधायी सुधार है, विधायिका के द्वारा इसको तैयार किया गया। अब देखिए, ये औपनिवेशिक काल के जो पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम था 1908, आपको याद होगा 1947 में हमें आज़ादी मिलती, यानी कि भारत आज़ाद होता है औपनिवेशिक काल से, यानी कि अंग्रेजों से आज़ाद होता है भारत। उससे पहले भारत में क्या था? अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो 1908 में बनाया गया था। अब उसको खत्म करके ये उसकी जगह अब नया अधिनियम बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि बंदरगाह से जुड़े जितने भी कानून उनको एकीकृत करना, उसके साथ बंदरगाहों का पूरी तरह से विकास सुनिश्चित करना। ऐसा ना हो कोई पोर्ट काफ़ी टूटा फूटा पड़ा है, उसका यूज़ नहीं है या फिर कम यूज़ हो रहा है, वहाँ पर जो भी चोर वगैरह, डकैत है या फिर लुटेरे वगैरह वहाँ रहते हैं, तो ऐसे बंदरगाहों को डेवलपमेंट करना। इसके अलावा व्यापार को आसान बनाना बंदरगाह के जरिए। और भारत की जो 7500, हालांकि ये 7500 से ज़्यादा सीमा है, ठीक है, आप इसको ये मत कहिएगा ये डेटा गलत है, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट लिया गया कि 7500 किलोमीटर की जो समुद्री सीमा है उसका जो तट रेखा है उसका उपयोग अधिकतम उपयोग करना। यानी कि भारत का हम देखते हैं, आपने मैप देखा होगा भारत का, तो क्या है ना, सबसे ज़्यादा जो सीमा है ये है भारत की, यानी कि 7516 के करीब किलोमीटर है ये। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करना, यूज़ किस वे में करना कि भारत का विकास हो सके, भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, जो तटीय जो राज्य हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, तो इन सभी को सुनिश्चित करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। ये जो अधिनियम है भारत का वैश्विक समुद्री मानक, जैसे कि IMO कन्वेंशन होते रहते हैं, उनके अनुरूप बनाना। फिर बंदरगाह का जो प्रशासन है, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, उसका आधुनिकीकरण करना। इसके अलावा कुशल टिकाऊ बनाने पर केंद्रित है। यानी कि इस अधिनियम से कहीं ना कहीं भारत, जो हम कह सकते हैं साउथ इंडिया, उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो सकती है, उनकी जो स्थिति है वो सुधर सकती है। अब देखिए, पारित होने की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जैसे पता ही है कि जो कोई भी अगर अधिनियम पारित करना होता है, सबसे पहले प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है, उसके बाद आता है फिर राज्यसभा में, और उसके बाद जाता है राष्ट्रपति की मंजूरी
के लिए। तो 12 अगस्त को ये लोकसभा में गया, फिर 18 अगस्त 2025 को ये राज्यसभा में गया। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है सितंबर में, और अब ये लागू हो चुका है। सितंबर में इसको लागू कर दिया गया था। अब इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, हमने इसके उद्देश्य पढ़े, अब इसकी विशेषताएं कर लेते हैं। जो राज्य समुद्री बोर्ड, ये इसमें एक स्टेट मैरीटाइम बोर्ड स्थापित किया जाएगा। जितने भी तटीय राज्य, जिसमें हम अगर देखें महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, उसके साथ ही जो आंध्र प्रदेश है, ये सभी क्षेत्र आते हैं। तो इनमें जो केंद्र हैं शासित प्रदेश यानी कि यूटी, जिसमें पुडुचेरी आती है, उसकी उस सभी क्षेत्रों में ये बोर्ड को स्थापित करना। ये जो बोर्ड है नॉन मेजर बंदरगाहों का प्रबंधन करेंगे, यानी कि जो मेजर बंदरगाह है उनका कंट्रोल तो केंद्र के हाथों में है, लेकिन जो नॉन मेजर बंदरगाह होंगे, बिल्कुल छोटे बंदरगाह हम कह सकते हैं, उनका ये पूरी तरह से प्रबंधन करेंगे, उनको रेगुलेट करेंगे, जिसमें विकास, विनियम और संचालन शामिल होगा। इसके साथ ही दूसरी इसकी विशेषता है मरीन स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि एक प्रकार से काउंसिल बनाई जाएगी MSDC, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ये केंद्र और राज्यों, सभी राज्यों की बात नहीं हो रही है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सिर्फ जो तटीय राज्य हैं उनके बीच जो समन्वय, उनके लिए वैधानिक परामर्श निकाय होगा, यानी कि जो केंद्र और राज्य के बीच एक प्रकार से कड़ी का जो काम करेगा, तो ये एक काउंसिल काम करेगी। ये सागरमाला और PM गति शक्ति जैसी जो केंद्रीय योजना है उसको भी लागू करने में सहायता करेगी। अब कुछ ये भी सोचेंगे कि अब नई योजना ये क्या आ गई, इसको भी हम करेंगे। सागरमाला योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़रूर करेंगे। तो ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई हैं उनको ऐसे क्षेत्रों में लागू करना, बंदरगाहों के क्षेत्र में। इसके साथ ही बंदरगाह अधिकारी बनाए जाएंगे, और जो पोर्ट ऑफिसर होते हैं, इसको पोस्ट ऑफिसर मत समझ लेना, ये पोर्ट ऑफिसर है, ठीक है। और कंजर्वेटर जो रहेंगे, राज्य सरकारें जो है प्रत्येक बंदरगाह या समूह के लिए एक मुख्य अधिकारी को नियुक्त करेंगी, जो संरक्षक के रूप में काम करेंगे, यानी कि जो पूरा एक तरह से उनको संरक्षित करेंगे ऑफिसर होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, इसी तरह से जैसे स्टेट ऑफिसर होते हैं पूरी स्टेट की देखरेख संभाल करते हैं, है ना। हालांकि वो अपने नीचे वाले अधिकारियों से पूरी जांच करवाते हैं, उनसे डेटा लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक मेन ऑफिसर होता है, तो उसी तरह पोर्ट ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रावधान, ये भी इसकी एक विशेषता है। मारपोल, समुद्री प्रदूषण रोकथाम और बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट जो कन्वेंशन है उसका अनुपालन करना अनिवार्य है। इससे बंदरगाह को पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा, यानी कि जो भारत की बंदरगाह है वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग काम करें, पर्यावरण के अनुकूल रहकर काम करें, तो ये सब इसकी विशेषता है। इसके अलावा दंड और सुरक्षा, यहाँ पर मिस टाइप है, यहाँ पर आएगा दंड और सुरक्षा, यानी कि जो भी असुरक्षित कार्य होते हैं, जैसे कि वहाँ पर कई बार क्या होता है कि समुद्री जो जानवर होते हैं उनकी तस्करी होनी शुरू हो जाती है, तो समुद्र रास्ते बहुत सारे अवैध कार्य भी चलते हैं। समुद्री संकेतों को नुकसान पहुंचाना या फिर वहां पर जो भी विस्फोटक सामग्री है उनका यूज करना, उन सभी के लिए जो 1908 का अधिनियम था उसके दंड प्रावधान वैसे ही बरकरार रहेंगे। अब देखिए उसको निरस्त तो कर दिया गया, लेकिन उसके जो दंड यानी कि दंड प्रावधान है उनको एज इट एज इसमें शामिल किया गया। जो अपील तंत्र की कमी, उस पर आलोचना हुई कि अपील कैसे की जाएगी, जो कि दुरुपयोग का खतरा पैदा कर सकती है। यानी कि अपील की उस समय पर आप देखिए ब्रिटिश शासन चल रहा था भारत में, तो उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसे अधिनियम बनाए, फिर उसमें ऐसे प्रावधान किए कि कहीं भारत के लोगों के, यानी कि भारत के जो लोग हैं उनके खिलाफ बोल ना पड़े। तो इसी वजह से उन्होंने सिर्फ खुद को ही फायदा दिखाने के लिए या फिर खुद का फायदा करने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए थे। तो उसमें जो दंड के लिए अपील की गई थी उसकी आलोचना की गई है। हालांकि आगे इस पर विचार किया जाएगा कि इसको खत्म करना है या नहीं करना। इसके अलावा कुछ अपवाद भी रहेंगे, सैन्य जहाज, नौसेना, तटरक्षक बल और गैर व्यावसायिक सरकारी जहाज जो होते हैं ये विशेष बंदरगाह पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा यानी कि ऐसे क्षेत्रों में ये जो अधिनियम है या फिर ये दंड और सुरक्षा है ये इन पर लागू नहीं की जाएगी। अब देखिए भारत के मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं। 12 भारत के पास प्रमुख बंदरगाह, जिसमें आप देख सकते हैं कंडाला मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इसके अलावा मोरमुगाओ पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, कोचीन है, इसके साथ ही वियो
चिदम्बरम नार जो पोर्ट है, चेन्नई है, कामराजार पोर्ट है, इसके साथ विशाखापट्टनम, पारादीप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है। तो ये सभी मेजर पोर्ट्स है। तो आप देख सकते हैं भारत का मैप। तो इस मैप में आप देखिए ये जो एरिया है, ये जो तटीय क्षेत्र है, इसको डेवलपमेंट करने की बात हो रही है कि जो तट पर ये जो बंदरगाह बने हुए हैं इनको आधुनिकीकरण किया जाए या फिर इनको डेवलपमेंट हो सके। अब इसमें एक सागरमाला योजना आई थी कि इन सागरमाला योजना को ये मेजर पोर्ट्स पर तो लागू है, लेकिन माइनर पोर्ट्स जो अभी छोटे छोटे पोर्ट होंगे तो उन पर भी ये लागू की जाएगी। ये कैसी योजना है? ये अप्रैल 2015 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। 2016 में इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में मंजूरी दी गई और इसको लागू किया गया। इसका जो नोडल ऑफिसर, नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन है, कौन इसको संचालित करती है? नौवहन मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि ऐसी सागरमाला योजना को कौन से जो मंत्रालय है संचालित करता है। तो आपको अगर आंसर पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के बारे में हमने पढ़ा था, तो आप उसका आंसर सही से दे पाएंगे। अब देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है। ये बंदरगाह आधारित विकास करेगी, यानी कि बंदरगाह के माध्यम से जो उद्योगों का विकास होगा, आर्थिक विकास, उसको बढ़ावा देना। इसके साथ ही जो रसद की लागत होती है उसमें कमी करना, यानी कि भारत में जो रसद लागत है उसको वैश्विक औसत के करीब लाना। यानी कि भारत की जो अभी तक लागत है वो 14% है जीडीपी का, लेकिन उसको पूरे विश्व की औसत जो है 8% के करीब लेकर आना, यानी कि 14 से 8% तक लेकर आना कि इसमें जो लागत है इतनी रहे। इसके अलावा जो तटीय समुदाय हैं, तटीय क्षेत्र है, उनको रोजगार देना, बुनियादी ढांचा विकसित करना, उन लोगों को, उन समुदायों को विकसित करना, हरित और टिकाऊ समुद्री जो है यानी कि हरित और टिकाऊ समुद्र की स्थिरता को बरकरार रखना, यानी कि पर्यावरणीय स्थिरता को बनाना। अब देखिए इसके प्रमुख घटक क्या हैं, यानी कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो बंदरगाह का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन, जो प्रमुख गैर प्रमुख बंदरगाह उनकी क्षमता, दक्षता को बढ़ाना, जैसे कि कंटेनर हैंडलिंग जो सुविधा है उसका विस्तार करना। कंटेनर हैंडलिंग क्या होता है कि एक बंदरगाह से कंटेनर उठाकर दूसरे पर लेकर जाना। डिजिटल तकनीकों का यूज करना। इसके अलावा पोर्ट को कनेक्टिविटी देना, बंदरगाह को सड़कों के साथ, रेल के साथ और जो अंतर्देशीय जल मार्ग आते हैं उनके साथ जोड़ना, जैसे रेल रोड कॉरिडोर है, अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, इन सभी के साथ कनेक्ट करना, ये भी इसका एक कंपोनेंट है, प्रमुख घटक है। इसके साथ ही बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण करना, तटीय आर्थिक क्षेत्र आते हैं और औद्योगिक गलियारे जो है यानी कि कॉरिडोर्स, उनका विकास करना, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और स्मार्ट पोर्ट इंडस्ट्रियल जो है ये उद्योग के क्षेत्र में ज़्यादा कार्य करते हैं। तो इसी वजह से बंदरगाह आधारित जो औद्योगिकरण उसको बढ़ावा देना। इसके साथ ही कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि तटीय समुदाय विकास करना, यानी कि जो तट पर समुदाय रहते हैं उनका विकास करना, उनको कौशल विकास होना, आजीविका, बुनियादी ढांचा उनको प्रदान करना। जैसे मछली पकड़ने के बाद बंदरगाहों का विकास, मछली पकड़ने के बंदरगाहों का विकास पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसी तरह पर्यटन को भी इन क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखिए इसके भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 के साथ सागरमाला प्रोजेक्ट के क्या संबंध हैं। तो बोर्ड जो है सागरमाला के तहत गैर प्रमुख बंदरगाह जैसे कि गुजरात का जो मुंद्रा है, ओडिशा का पैराद्वीप है, उसके आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी परियोजना को लागू करना। इसके साथ ही MSDC सागरमाला की जो परियोजना है उनको राज्यों की जरूरतों के साथ संरेखित करना कि राज्यों को कौन कौन सी जरूरतें हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सागरमाला योजना में हरित बंदरगाह, टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर जोर देना ताकि जो पर्यावरणीय लक्ष्य है उनको प्राप्त किया जा सके। अब देखिए सहकारी संघवाद के साथ इसका सागरमाला का संबंध क्या है। अब देखिए सहकारी संघ आपको पता ही है कि राज्य और केंद्र के बीच आपस में एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाना, सहयोग बनाना, जिससे क्या होता है कि सहकारी संघवाद कहते हैं। सागरमाला के जो तहत परियोजनाएं हैं जैसे कि बंदरगाह कनेक्टिविटी CEZ राज्यों के साथ परामर्श से लागू की जाती हैं। इसी तरह उदाहरण देख सकते हैं कि गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं यानी कि जो तट पर राज्य आते हैं उन्होंने सागरमाला के तहत बंदरगाह परियोजना में काफी सक्रिय भागीदारी दिखाई है।
केंद्र सरकार जो है सागरमाला परियोजना के लिए एक वित्तीय तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है, जबकि राज्य भूमि अधिग्रहण स्थानीय कार्यान्वयन में भी योगदान देते हैं। यानी कि अब केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर हमारा जो भारत का जो दक्षिण भारत है उसके जो तटीय क्षेत्र है उनका विकास करेंगे। भारतीय बंदर का अधिनियम के तहत सागरमाला परियोजना को राज्यों के साथ समन्वित करके औपचारिक मंच प्रदान किया जाएगा। तो इसी तरह ये जो एक तरह से अधिनियम बनाया गया उसके तहत ये जो प्रोजेक्ट है प्रमुख तौर पर जो सागरमाला जो प्रोजेक्ट योजना है उसको इन सभी बंदरगाहों पर लागू करना और बंदरगाहों का मॉडर्नाइजेशन करना, उनका डेवलपमेंट करना, वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं उनका विकास करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? अब देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2017 का। निम्न में से कौन सा भारत में सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है? यानी कि सहकारी संघवाद ऐसा होता है जो केंद्र और राज्य मिलकर जिन पर कानून बनाते हैं या फिर मिलकर जिन पर कार्य करते हैं, जिसमें जीएसटी परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर उपरोक्त सभी। तो आप इसमें देखेंगे दोनों ही सही है। अब देखिए जीएसटी परिषद क्या है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के जो मेंबर्स रहते हैं, यानी कि जीएसटी काउंसिल में केंद्र और राज्य के लोग मिलकर, लोग तो नहीं, आम जनता नहीं होती, इसमें मेंबर्स जो सदस्य रहते हैं विशेषज्ञ एक प्रकार से जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनके द्वारा केंद्र और राज्य दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही ये कोई भी प्रावधान होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। नीति आयोग भी ऐसा निकाय है, इसके साथ ही राष्ट्रीय विकास परिषद भी। अब इसके बाद 2019 में क्वेश्चन था, भारत में बुनियादी ढांचा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है, सागरमाला परियोजना अंतर्देशीय जल मार्गों पर केंद्रित है। दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो इसमें कौन कौन से आंसर सही हो सकता है? तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय जो सागरमाला परियोजना है ये अंतर्देशीय जल मार्गों पर केंद्रित नहीं है, तो इसका सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सड़क परिवहन से संबंधित है कि सड़कों के साथ कनेक्टिविटी को बरकरार रखना। अब देखिए इसके बाद 2020 में क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? यानी कि केंद्र और राज्यों के संबंध किस संविधान के अनुच्छेद में दिए गए हैं? 246, 356, 368, 370। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? 246 जो है ये केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में ये अनुच्छेद बताता है। अब देखिए हमने कहा था कि आपके लिए सरप्राइज है, तो सरप्राइज आपके लिए ये है कि अब आपको डेली क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा लास्ट में, और इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो कल के हमारे द हिंदू के सेशन में सबसे पहले आंसर दिया जाएगा, उसके बाद कल की न्यूज़ शुरू करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको ये इसका आंसर आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, वरना अगर आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते, कल तक आप इंतज़ार कर सकते हैं या फिर किसी भी एआई की मदद से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश भी कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, कहीं बहुत सारे लोगों को इसका आंसर आता भी होगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब और किसके खिलाफ शुरू किया था? तो अब आज गांधी जी का डे है तो हम गांधी जी के बारे में क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1917 नील की खेती करने वाले ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ, 1918 में जमींदारों के खिलाफ, 1916 में रेलवे अधिकारियों के खिलाफ, 1920 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन इतना ही था। हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में हम अपनी नई न्यूज़, नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।